जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही जीके और जीएस के शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको डेली टॉप के 20% हम आपको यहां पर सॉल्व करवाते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो यूपी पुलिस भर्ती पद 2023 में आया था और इसका एग्जाम 2024 में फरवरी में होगा। उसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आपके लिए डेली ही एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं। तो अगर मतलब बहुत ही शानदार हमारा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली ही लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अपने आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा आयोग सर्वाधिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। बताना है आपको इनमें से चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर लोक सेवा आयोग। कौन सा ऐसा आयोग है जो सर्वाधिक उपबंधों के द्वारा स्थापित नहीं है। तो ये जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा योजना आयोग, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अगर बात की जाए योजना आयोग का गठन कब हुआ था, या फिर अगर मतलब आपसे कोई पूछे कि इसका गठन कौन करता है, तो इसका कौन करता है, ये करते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। और जो इसका गठन किया गया था तो वो हुआ था फर्स्ट टाइम 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपना आज का, और ये है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी एक सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, ऑप्शन हमारे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा या फिर भारतीय वन सेवा। तो ये तीनों ही इसमें से, ये जो एक हो गया हमारा जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा, सेकंड हो गया भारतीय विदेश सेवा और थर्ड हमारा भारतीय वन सेवा, ये कैसी हैं? ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, एक मिनट, गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये प्रशासन सेवा भी होगा और भारतीय वन सेवा भी होगा, लेकिन जो इसमें ये दिया है भारतीय विदेश सेवा, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, वो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी यह हमारी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अगर हम बात करें कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, मतलब इनका जो इनकी जो नियुक्ति है वो किसने की थी, तो ये की थी भारत सरकार ने। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इनमें 3 सेवाओं को रखा गया, उनको नाम दिए गए। पहली होगी हमारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेकंड होगी भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी होगी भारतीय वन सेवा। और इनको किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, ये बताया गया है 312। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की संख्या बढ़ा व कम कर सकती है। ठीक है, 312 के तहत जो राज्यसभा है हमारे भारत की, वो अखिल भारतीय सेवाओं की जो संख्या है उसे कम भी कर सकती है और बढ़ा भी कर सकती है। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। ये जो दीन ए इलाही जो बनाई गई थी उसका बताना है यहाँ पर कि मूल उद्देश्य क्या था इसका। तो देखिए, वैश्विक बंधुत्व, वैश्विक मैत्री, वैश्विक निष्ठा या फिर वैश्विक भरोसा, क्या था? तो ये हो जाएगा वैश्विक बंधुत्व। ठीक है, वैश्विक बंधुत्व। अब हम आपको बताएंगे कि ये दीन ए इलाही है जी, किसने बनाई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो अकबर ने की थी। किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अकबर ने। और इसका क्या, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो ये हुई थी, मतलब जो अकबर था तो इसने विभिन्न धर्म के विद्वानों को धर्म पर चर्चा करने के लिए, यानी अपने अपने धर्म पर वो चर्चा करें, इसलिए उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खान खाना की स्थापना की। ठीक है, क्या की? इबादत खान खाने की स्थापना की, क्योंकि वह किसी भी धर्म से संतुष्ट नहीं था और दीन ए इलाही नामक पर नए धर्म की इसलिए उसने स्थापना की। वह किसी भी धर्म से संतुष्ट नहीं था कि हमें इस धर्म, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, इसलिए उसने दीन ए इलाही नाम के धर्म की स्थापना की, जिसे अकबर जो कहता था वो उसे तौहीद ए इलाही कहते थे। और देखिए, अगर बात की जाए
कि जैसे देखिए उसका जो विचार था वो था इस्लाम और हिंदू जो धर्म है उनको एक विश्वास में जोड़ना था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो इस्लाम का ही प्रचार कर रहा था। उसका जो विचार थे वो थे इस्लाम और हिंदू धर्म को एक ही विश्वास में जोड़ना था, लेकिन साथ ही ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। तो वो मतलब सारे ही धर्मों का सम्मान करता था और उन्हीं धर्मों पर चर्चा करने के लिए, उन पर विचार रखने के लिए उसने एक खाना की, ठीक है, इबादत खाना की स्थापना की और उसके बाद उसने दीन इलाही की भी स्थापना करी। चलिए देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, और ये है हमारा एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। इसमें बताना आपके लिए कि ये जो एकाधिकार जो होता है उसमें कितनी है इसकी संख्या, एक, दो, बहुत कम या फिर बहुत अधिक, कितनी है तो बताना आपके लिए। ये है यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा एक। ठीक है, कितनी है, टोटल एक है। चलिए अगला देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन अपना, और ये था क्वेश्चन नंबर 5, और ये है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 163 या फिर अनुच्छेद 168। तो जो मुख्यमंत्री के कार्य हैं वो बताए गए हैं, कौन कौन से कार्यों को मुख्यमंत्री करेगा या उसके द्वारा किए जाएंगे, तो यह है अनुच्छेद 167 में। ठीक है, और अगर देखिए अगर हम ये बात करें कि जो भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो ये भी मुख्यमंत्री ही करता है। और किस अनुच्छेद के जरिए करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 165 के जरिए। ठीक है, अनुच्छेद 165 के जरिए भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है हमारा मुख्यमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री। और 164 के अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए, और देखिए 164 में संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रावधान ये भी है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। जो परिषद है वो बताएंगे सारी चीज़ें, मतलब उनके लिए सलाह देंगे कि क्या हमें कैसे कार्य करने हैं। तो इसके लिए एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल की हेल्प करेंगे, और जो उनका हेड है वो कौन होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। ये बताया गया है 164 में। ठीक है, अनुच्छेद 164 में ये बताया गया है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ये है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से पाए गए हैं, यानी किस स्थान से मिले हैं, एक ही स्थान से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है हमारे सराय नाहर राय से, दमदमा से, लंगनाज से या फिर महदहा से। तो ये पाए गए हैं दमदमा स्थल से। कहाँ से, दमदमा स्थल से। और अगर बात की जाए कि जो दमदमा स्थल है वो कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है ये, यूपी के, यह यूपी के, ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है ये। और देखिए दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो एक मध्य पाषाण काल स्थल है। ठीक है, कैसा ये मध्य पाषाण काल स्थल है, और जो इसकी खुदाई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1982 और 1987 के बीच इसकी की गई थी। तब इसके बारे में सारी चीज़ निकल कर क्लियर हुई थी। और दमदमा में इस खुदाई के दौरान कुल 41 मानव कब्रें मिली हैं। कितनी मिली है, टोटल 41 मानव कब्रें मिली हैं, जिनमें से एक कब्र के अंदर 3 मानव कंकाल भी पाए गए हैं। तो फ्रेंड देखिए हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको, मतलब आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट मेरा पसंद आ रहा होगा, और जिस तरीके से मैं चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के बहुत मतलब डेली ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लेकर डेली आते हैं, और हम 2 प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं, एक सुबह में एक शाम में।
तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलेंगे जब तक कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं होता। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपकी जो भी फ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, जैसे आपके भाई हो गए, तो आप उनके साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें जो यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है। आपको बताना है झील के किनारे जो प्रारंभिक स्थल है वो कौन सा है। चिरांद है, टी नरसीपुर है, दैमाबाद है या फिर मेहरगढ़ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिरांद है। कौन सा है, चिरांद, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो बिल्कुल सही ये हो जाएगा। चिरांद प्रारंभिक कृषि स्थल है जो कि गंगा नदी का उत्तरी तट अन्य 2 नदियों सरयू और सोन के साथ मिलकर बना है, ठीक है। किन से, जो गंगा नदी है उसका जो उत्तरी तट है वो 2 नदियों से मिलकर बना है, सोन और सरयू नदी से। तो ये चिरांद बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पर है ये, बिहार के सारण जिले में है ये। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिए साथ ही साथ, क्योंकि फिर आप लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। तो मुंडोक उपनिषद से, कंठोप उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये लिया है मुंडोक उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ देख लेते हैं कि हमारे उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो ये है टोटल संख्या इनकी 108। कितनी है, टोटल हमारे 108 उपनिषद हैं, किंतु जो मुख्य उपनिषद है वो हमारे 13 हैं। और हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक जो उपनिषद है वो हमारा किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए कि इनके लेखक कौन है, तो इनके जो लेखक हैं वो है व्यास ऋषि, ठीक है। कौन है, व्यास ऋषि इनके लेखक हैं। और कितनी मैंने इनकी संख्या बताई, इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी, 108। कितनी बताई टोटल, 108। और मुख्य कितने हैं, 13 हैं। और सत्यमेव जयते जिस शब्द जिस उपनिषद से लिया गया है वो है मुंडोक उपनिषद। चलिए क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9, और ये है साइंस का क्वेश्चन है हमारा, इसे भी देखेंगे एक बार। यह कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होता है, मल्टीमीटर का, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, एंथ्रोपोमेट्री का, एनोड रे ऑसिलोस्कोप का। किसका होता है यूज में, तो ये होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप का, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। देखिए ये है मज्जा, जिसे कोलेजन बोलते हैं, ठीक है। मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। कौन सा हेल्प करता है, तो ये करता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो कोलेजन के गठन में विटामिन का जो गठन होता है उसमें ये हेल्प करता है। और देखिए इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है और ये हेल्दी फैट होता है, ठीक है। इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है और ये हेल्दी फैट होता है जो स्किन और हड्डियों और मांसपेशियों की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। किस को, स्किन को यानी त्वचा को, हड्डियों को और मांसपेशियों की, इनकी जो हेल्थ होती है उनको मेंटेन करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये जल में विलेय विटामिन होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये विलेय विटामिन होता है और ये हड्डियों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए अगला देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11, और ये है चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। किसके रूप में है ये, चेमांचेरी कुन्हीरमण नायर, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या फिर यक्षगान। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा
कथकली के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये जो कथकली के कैसे हैं, ये नर्तक हैं, उल्लेखनीय नर्तक हैं, चेमांचेरी कोनीरमण नायर जी। चलिए, देखिए, उम्मीद है आपको क्लास तो पसंद आ रही होगी। तो आप लोग, अगर आप चाहते ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करना, तो भाई इसके लिए आपके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा और सब्सक्राइब वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं, के तहत टैक्स लिया जा सकता है? इनमें से ऐसी कौन सी सेवा है जिस पर हम जीएसटी ले सकते हैं? सीएनजी, शराब, पेट्रोल या फिर सोने के आभूषण? किस पे ले सकते हैं टैक्स? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4, सोने के आभूषण। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कमेंट में कि जीएसटी जो टैक्स है वो कब से लागू हुआ था भारत में। सर्वप्रथम जीएसटी टैक्स कब से लागू हुआ था और सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब ये लागू हुआ था हमारे भारत में, और सब मतलब कब इसी स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में लगना, और सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया, आपको ये कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो। अगला हमारा क्वेश्चन, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक कौन था? इनमें से जो चांदी के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश में, तो उनमें से वो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त था? तो देखिए, ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के जो सिक्के हैं वो जारी किए थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें गुप्त वंश के, गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का जो पहला शासक था, ठीक है, या फिर हम अगर बोलें कि जो गुप्त साम्राज्य उसका संस्थापक आपसे पूछा जाए कौन है, तो वो कौन था? तो वो था श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। और अगर बात की जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो हो सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब आपका जवाब होना चाहिए श्रीगुप्त था। और अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपको बताना होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो ही, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जो प्रथम था वही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो थे समुद्रगुप्त के पुत्र थे। जैसे जिन्होंने क्वेश्चन ने पूछा है कि इसके सिक्के जारी किसने किए प्रमुख, तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये कौन किसके पुत्र थे? ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और इन्हीं के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और इनके लिए रूपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनका नाम? इसे रूपक रूपक भी कहते थे। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, और ये है, निम्नलिखित में से कुछ मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को पूरी तरह समाप्त किया? देखिए, एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन सकता है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि इस रिवाज पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा शाहजहां, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा इसका जवाब शाहजहां। और अगर ये बात करें कि पूरी तरह से समाप्त इसे किसने किया, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा औरंगजेब। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सजदा के ईरानी रिवाज को पूरी तरह समाप्त किया? तो यहाँ पर पूरी तरह से बात हुई, तो हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा औरंगजेब। अगर इसमें ये पूछते कि उस पर प्रतिबंध किसने लगाया सर्वप्रथम, तो ये हो जाता हमारा शाहजहां ने, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एक बार देख लेते हैं कि सिजदा ये जो प्रथा थी वो क्या थी, ठीक है। सिजदा प्रथा थी तो ये क्या थी? तो ये थी एक, जैसे कि बोलते हैं ना हमारे, मतलब ये हिंदी भाषा में से बोलते हैं साष्टांग प्रणाम, ठीक है, जैसे झुककर, जिसे बोलते हैं दंडवत प्रणाम करना। तो ये थी सिजदा प्रथा, कि राजा को प्रणाम के रूप में सामान्य सिजदा नहीं करना, एकदम साष्टांग प्रणाम करना, जैसे प्राइबोस ये शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो इसे बोलते थे। तो अगर इसमें पूछे कि इसको स्टार्ट किसने किया था, तो वो था हमारा बलबन। कौन था? बलबन, जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन
ने इस प्रथा को शुरू किया। अगर बात की जाए कि नौरोज प्रथा को किसने शुरू किया, तो ये भी किसने स्टार्ट करा था, ये भी बलबन ने ही शुरू की थी। सिजदा और प्रबोस, प्रबोस क्या थी, जिसे हाथ को चूम के, ठीक है, किसी का स्वागत करते हैं। कुछ देशों में रिवाज होता है कि उसका हाथ चूमकर उसका स्वागत किया जाता, तो वही प्रथा थी सिजदा और प्रबोस। चलिए, पाबोस, प्रबोस नहीं, पाबोस। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन हमारा, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह कौन था। आपको बताना है कि जो शेख फरीद थे, तो उनका जो सबसे अधिक मतलब ख्याति वाला एक जो शिष्य था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो शासन था वो अपने जीवन काल में देखा, तो आपको बताना है वो कौन था। निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिर, शेख सलीम चिश्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका जवाब होने वाला है। अगर बात करें कि बाबा शेख फरीद कौन थे, तो इन्हें बाबा फरीद भी बोलते थे और इन्हें शेख फरीद भी बोलते थे, या फिर इन्हीं के लिए ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर, ठीक है, भी इन्हें ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद भी बोलते थे। और ये जो संत थे वो कैसे थे, ये एक सूफी संत थे, ठीक है, जो 12वीं शताब्दी के दौरान पंजाब के सबसे महान संतों में से एक थे ये, ठीक है। कौन थे ये सूफी संत थे। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपके लिए टोटल जो प्रश्न है वो 20 दिखने वाले हैं। इसमें से हमने 15 प्रश्न को अब तक सॉल्व किया, सॉल्व ही नहीं किया, साथ में हमने उन चीज़ों से जाना भी है, यानी उनसे संबंधित चीज़ों की भी जानकारी हमने आपको साथ में समझाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को भी हम अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट इसका पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला किस जगह नहीं बनवाई थी। जो उन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी, खगोल वेधशालाएं, तो किस स्थल पर नहीं बताई थी, इनमें से आपको बताना है। उज्जैन में नहीं बनवाई थी, मथुरा में, बनारस में, या फिर इलाहाबाद में। कहाँ पर नहीं बनवाई थी इन्होंने, तो ये जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पर, इलाहाबाद में इन्होंने ये खगोल वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो देखिए, प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए, ठीक है, दुनिया भर में प्रसिद्ध इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जो था वो जयपुर के कौन थे, नगर के संस्थापक आमेर के राजा थे। ये कौन थे, जयपुर नगर के संस्थापक थे। अगर आपसे कोई पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, राजा सवाई जयसिंह ने की थी, और ये आमेर के राजा थे ये। और कौन थे, जयसिंह द्वितीय थे, ठीक है, जयसिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 1728 में अपनी निजी देख रेख में ये कार्य शुरू करवाया था, जो कि पूरा कब हुआ था, वो हुआ था 1734 में। स्टार्ट कब से हुआ, स्टार्ट हुआ 1728 से, ठीक है, 1728 से स्टार्ट हुआ ये कार्य, और 1734 में जाकर ये काम पूरा हो गया, ठीक है, इन खगोलीय वेधशालाओं का, ठीक। तो कहाँ पर नहीं बनवाई थी इन्होंने, इलाहाबाद में ये वेधशाला नहीं बनवाई थी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितने % है, 20%, 25%, 10% या फिर 15%। तो ये भारत में जो टोटल उत्पादन जो होता है पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो हमारे भारत का जो हिस्सा है वो है 15% का योगदान, ठीक है, 15% हमारे भारत में योगदान उसमें अपना करता है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18 और ये है, निम्न में से, ठीक, निम्न में से किससे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक कौन सा है जिसे चूहा विष, यानी चूहा के मारने के लिए इस दवा का यूज होता है। जिंक सल्फेट का, लेड सल्फाइड का, कैल्शियम फास्फेट, या फिर जिंक सल्फाइड का, फास्फाइड का। तो ये होता है जिंक फास्फाइड का यूज। चलिए, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 और ये है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। किसने जीता है
मेमोरियल पुरस्कार। अभी हाल की बात की जाए, सीवी रमन ने, अमृता सेन ने, नरगिस दत्त ने या फिर कुमार शर्मा ने। तो ये जीता है अमृता सेन ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो वो अभी ठीक हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र में इनके लिए नोबेल ये दिया गया है पुरस्कार, नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। अगर बात की जाए कि इनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है, तो देखिए, या फिर अगर बात की कि सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया, तो वो दिया गया था, सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो दिए गए थे 1901 में। ठीक है, 1901 में ये सबसे पहले पुरस्कार दिए गए थे। और जो प्रथम, अगर बात की जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनके लिए ये दिया गया था, तो वो दिया गया था मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है, कब? 1979 में ये पुरस्कार इनके लिए दिया गया था। और ये हमारे भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जिनके लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और अगर बात की जाए सबसे पहले पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था जीन हेनरी ड्यूरेंट के लिए। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूरेंट के लिए पुरस्कार दिया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की, वो हुई थी 1895 में। कब हुई थी? 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए, एक इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रथम भारतीय जो पुरस्कार मिला था वो किसे मिला था, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनके लिए से, ये तो हो गए हमारे भारत की प्रथम महिला। और अगर बात करें कि प्रथम पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, वो महिला थी या पुरुष थे, तो वो पुरुष थे। और कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सबसे पहले भारतीय पुरुष को मिला था। और वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। और बाद में जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? वो थी मदर टेरेसा जी। ठीक, अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा टारगेट है वो डेली ही 20 प्रश्न का रहता है। टोटल कितना रहता है? 20 प्रश्न का। तो वो हमने आपको टोटली आपको प्रैक्टिस सेट अपना अच्छे से सॉल्व भी करवाया है। चीज़ों को भी साथ में हमने उससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट भी हम साथ ही साथ आपके यहाँ पर क्लियर करते हुए आए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी एक बार देखेंगे। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, रोबोसोजाइम, लैक्टोजाइम या फिर मोनोरोसोजाइम? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए, बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, बट आप कभी भी आंसर नहीं देते हो। आप कभी भी लोग, मतलब प्रैक्टिस सेट आप लोग पूरा देखेंगे, ना ही तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और ना ही आप लोग उसका आंसर देते हैं। मुझे पता है कि आपको आंसर तो इसका पता होता है, बट आप लोग देते नहीं हो कि अरे इसका आंसर कौन करे। तो प्लीज़, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बाकी आपको क्लास तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हमारी मेहनत, तो आप लोग एक लाइक करते जाइए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। अपने बहन भाई, आपको जो फ्रेंड है, आपको जो कलीग है जो तैयारी कर रहे हैं यूपी के गवर्नमेंट एग्जामों की, तो उनके साथ आप हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक ऐसे ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।